नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम वाणिज्य गणित पर चर्चा कर रहे थे और हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता और इसके अतिरिक्त हमने लाभ हानि प्रतिशत इन सभी विषयों पर चर्चा कर ली है। आज हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्याज को लेकर। तो ब्याज क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे देखने में आता है कि यदि हमारा जो जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, बिना लेन देन के हमारा कार्य करना कई बार कठिन हो जाता है। जैसे यदि हमारे पास पेंसिल नहीं है तो हमें कई बार अपने किसी मित्र से लेनी पड़ सकती है। इसी प्रकार यदि कभी हमें धन की आवश्यकता है तो भी हमें धन लेने की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है अपने जीवन में। तो बच्चों, बहुत सारी समितियां हैं जो हमें जब हमें धन की जरूरत होती है तो वो धन उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि इनको बोलते हैं ऋण या उधार वितरण करने वाली संस्थाएं। जैसे कि आपने लोन नाम का शब्द तो सुना ही होगा, या कोई सहकारी समिति हो गई। तो इस प्रकार की जो सहकारी समिति हैं, बैंक हैं, या कोई प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, वो लेने देने का काम करती है, उधार वितरण करने का काम करती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बता दिया, बैंक, सहकारी समितियां या कोई भी व्यक्ति भी आपको ऋण दे सकता है। लेकिन ये ऋण क्यों दे रहे हैं? ताकि इनको कोई फायदा हो। तो ये आपको कुछ पैसे उधार देते हैं और देने के बाद फिर ये आपसे कुछ अतिरिक्त धन लेते हैं, है ना। तो कुछ अतिरिक्त धन लेंगे उसके बदले में, जैसे कि उसी को बोलते हैं ब्याज। जो अतिरिक्त धन लेते हैं ना, कि हमने आपको 100 रुपए दिए लेकिन आप हमें 110 रुपए दीजिए, तो यानी 10% का आप लाभ ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसी को आप ब्याज कहेंगे, 10% ब्याज की दर है ये। तो चलिए और विस्तार पूर्वक अभी हम पढ़ने वाले हैं इस पर। तो चलिए आगे इसमें शुरू करते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये रहा, उधार देने वाला व्यक्ति है, एक शर्त रखता है, किस पर? उधार लेने वाले व्यक्ति पर, और किसी निश्चित समय के लिए, कि भैया 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, या फिर आपको 2 महीने के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए। मतलब एक समय निश्चित होना चाहिए कब आप हमारा पैसा हमें वापस करने वाले हो। तो यहाँ पर जैसे उसके बाद क्या होता है, प्रति वर्ष या जो भी समय आपने निश्चित किया है, प्रति 100 रुपए पर कुछ रुपए अधिक लिए जाते हैं। इसी को बच्चों बोलते हैं वार्षिक दर। जैसे मैंने बताया था, 100 रुपए पर यदि 110 रुपए ले रहे हैं तो आपकी ब्याज की दर हो जाएगी 10%। ये कहलाएगी आपकी, यदि 1 साल में ले रहे हो ऐसा, तो ये 10% वार्षिक दर कहलाएगी। इसके अतिरिक्त यहां पर इसे हम मिटा देते हैं एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्रति माह, अब ये प्रति माह की बात कर दी। अब 100 रुपए पर कुछ दर है तो वो मासिक दर कहलाएगी, महीने में है तो मासिक दर, वर्ष में है तो वार्षिक दर। उदाहरण हो गया, 500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना बैठा। अब मैंने लिखा है 25, लेकिन ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया बच्चों? हमने बताया था प्रति 100 रुपए पर, ठीक है। 500 रुपए उधार लिए थे तो हमने 100 के 5 नोट ले रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 500 रुपए हो गए, तो हमने कहा 5% वार्षिक, मतलब जो पहला साल होगा उस जो पहली मतलब आपकी वार्षिक दर है वो कितनी है? 5, मतलब प्रति 100 पर 5। तो आपने इस 100 पर 5 रुपए रख दिए, दूसरे 100 पर 5 रख दिए, फिर आपने 5 रख दिए, उसके बाद फिर आपने एक और 100 पर 5 रख दिए, और प्रति 100 पर आपने हर 5 नोट थे 100 के, सब पर आपने 5-5 रुपए दे दिए, यानी 5 पंजे 25 रुपए आपने अधिक दिए। तो ये कहलाएगा इसका ब्याज। क्या कहलाएगा? ब्याज। 25 रुपए अतिरिक्त दिए हैं। जैसे और उदाहरण के लिए, उधार दी गई राशि थी 500 रुपए, ठीक है। इसको बोलेंगे मूलधन। जो राशि आपने उधार दी उसे आप क्या बोलेंगे? मूलधन। कि ये हमने 500 रुपए आपको उधार दिए। शर्त क्या थी बच्चों? शर्त ये थी, जिसको हम दर कहते हैं, कि हम 5% वार्षिक दर लेंगे, यानी प्रति 100 पर 5 रुपए लेंगे, प्रति 100 पर 5 लेंगे हम, ठीक है। समय है 1 वर्ष का, खाली 1 ही वर्ष की बात कर रहे हैं। तब आपने हर 100 पर उसको 5 रुपए रखकर दिए। 100 पर 5, 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 100 पर 5। 1 साल में इकट्ठे हो गए आपके 25 रुपए अतिरिक्त, और जब आपने से लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे?
500 में 25 जोड़कर, यानी 525 रुपए आपको लौटाने होंगे। जो ये 25 रुपए हैं बच्चों, ये तो बन जाएगा ब्याज, और जो ये 525 रुपए है, ये जो आप लौटा रहे हैं, ये बन जाएगा आपका मिश्र धन। यानी मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देंगे तब बनेगा हमारा मिश्र धन। समझ में आ गया? ये अतिरिक्त धन ब्याज है, इसे हम यहां मिटा देते हैं। तो जो अतिरिक्त धन है बच्चों, अतिरिक्त धन कितना है आपका, वो ब्याज है, और ये दोनों को मिलाकर जो आप दे रहे हैं वो आपका मिश्र धन है। आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है हमारी जो अभी हमने चर्चा की कि उधार ली गई धनराशि से अधिक धन वापस किया जाता है, या जमा की गई, आप जमा भी तो करते हैं बैंक में, बैंक भी आपको कुछ पैसे अतिरिक्त देता है, तो जमा की गई धनराशि से अधिक धन वापस मिलता है। इस अधिक धन को हम ब्याज कहते हैं, और जमा अथवा उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है अर्थात उधार रहता है, उसको हम समय कहते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपए के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को ब्याज दर कहते हैं। इसे प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं, और ब्याज की छमाही, तिमाही और मासिक दर भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो यहाँ पे जैसे समझ में आया, ब्याज आपका 2 प्रकार का हो सकता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है, यानी 7वीं 8वीं क्लास में। अभी आपको साधारण ब्याज पर ही ध्यान रखना है। जो अभी हमने चर्चा की थी वो साधारण ब्याज पर अभी हमने चर्चा की थी। तो साधारण ब्याज, इसमें प्रतिवर्ष ब्याज समान रहता है, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपकी बच्चों ब्याज पर भी ब्याज लगता रहता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा चक्रवृद्धि, और नॉर्मल वाला प्रतिवर्ष हर वर्ष एक ही बार लगेगा, वो है आपका साधारण ब्याज। तो इस प्रकार से याद रखना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। एक दोहा है यहाँ पर, मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए, 100 से भाग दे ब्याज तुरंत मिल जाए। तो चलिए एक बार इसको और गणित की भाषा में पढ़ते हैं। क्या पढ़ा, मूलधन ब्याज दर और समय का मोहन गुणा कराए। ये मोहन वो बंदा है जिसे हम वो दोहा सुना रहे हैं, यानी कि मोहन को बताया गया इस प्रकार से कि आप इसे गुणा कर दीजिए। तो हमने यहाँ तीनों की गुणा कर दी है, और 100 से भाग दें, यानी 100 से हमने इसे भाग दे दिया, और क्या प्राप्त होगा, ब्याज, और हमें प्राप्त हुआ ब्याज। इसको हम लिखते हैं आई के द्वारा, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, वापस की गई राशि बताया मिश्र धन, इसको ए के द्वारा लिखते हैं, ए फॉर अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, और मूलधन पी, ब्याज आई। यदि मूलधन यानी पी निकालना है तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, और ब्याज निकालना हो यदि तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए। यानी इन तीनों में से कोई भी आपको निकालना हो तो आप एक दूसरे जो ये फॉर्मूला है यानी सूत्र हैं, इनसे आप और भी सूत्र निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ कुछ मैं आपको रिक्त स्थान दे रही हूँ, उनकी पूर्ति करनी है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या होता है बच्चों, ये होता है ब्याज, अभी पढ़ा था हमने। मूलधन बराबर क्या होगा, देखिए मूलधन निकालना है तो दर और समय तो आ जाएंगे बटे में, और 100 चला जाएगा आपका गुणा में, तो ब्याज गुणा 100 बटे क्या आएगा यहाँ पे, दर गुणा समय। दर निकालनी है तो ब्याज गुणा 100, ये दर निकालनी है तो मूलधन गुणा समय, यानी यहाँ आएगा आपका मूलधन। समय निकालना है, समय निकालना है तो मूलधन और दर नीचे आएंगे, मूलधन गुणा दर, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। बच्चों आपको इसे अच्छी तरह से याद भी करना है। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, सारणी यहाँ पर हमें पूरी करनी है। तो मूलधन, दर, समय, ब्याज निकालना है, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ दर दी है, समय दी है, देखो सूत्र लगाएंगे हम। मूलधन पहले में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ब्याज का सूत्र है। अब 25 की 12 से गुणा कर दीजिए, आपको प्राप्त हुआ 600 रुपए, ठीक है। ये ब्याज कितने की आ गई हमारी, 600 रुपए की ब्याज आ गई। 600 की ब्याज कैसे, 12 पंजे 60, हासिल आगा 6, 12 दूनी 24, और 6 कितना आया बच्चों, 300। तो ये हमारी कितने की ब्याज आई है, ये हमारी ब्याज आई है
300 रुपए की, 300 रुपए की ब्याज आ गई। अगला देखिए, 300 ही सही है हमारा। अगला, आपको दर दी है, समय दी है, ब्याज निकालना है। मूलधन का सूत्र बताइए। मूलधन का सूत्र, अभी सूत्र आपको रिवाइज कराए थे, ब्याज गुणा 100 बटे में आपका आ जाएगा दर गुणा समय। तो बच्चों ब्याज कितना है, ब्याज है 60 गुणा 100 बटे में दर है आपकी 6 गुणा 2। 6 से काटा 10 पे, 2 से काटा 5 पे, कितना मूलधन आ गया हमारा, 500 रुपए। तो ये 500 रुपए यहां हमने भर दिए। बच्चों हल करने पड़ेंगे हर सवाल। अगला सवाल देखिए, यहां आपको मूलधन दिया है, दर निकालनी है, करना वही है, ब्याज, ये ब्याज है 100 रुपए गुणा 100, ये तो सूत्र का है, बटे में क्या आएगा बच्चों, मूलधन गुणा समय। और जब आपने इसे हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 के पहाड़े में 25 पे कट गया, ये 5 के पहाड़े में 5 पे कट गया, यानी दर कितनी आई, 5% वर्ष दिया है, तो क्या आ जाएगी बच्चों, वार्षिक। 5% वार्षिक हमारी दर आ गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले में आपको मूलधन दिया है, यहां दर दी है, समय निकालना है। समय का सूत्र वही है हमारा, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। अब यहां दर दी हुई है, ठीक है, तो मैं यहीं पे हल करके दिखा देती हूं। ब्याज है आपका 72, ठीक है, गुणा 100 बटे मूलधन 600 गुणा 4। ये आपने काटा, 6 पे कट गया, 6 से ये 12 पे कट गया, 4 से ये 3 पे कट गया, यानी समय कितना आया, 3 वर्ष। 3 वर्ष का समय हमें प्राप्त हो गया है। 3 वर्ष समय आ गया है, ये 3 वर्ष, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर यहां पर होगा। तो बच्चों अब ये एक और सवाल है हमारे पास। एक किसान है, एक गाय वाला उदाहरण हमने पहले भी देखा था, लेकिन ये उससे अलग है। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से 25,000 रुपए उधार लिए। क्या उधार लिए उसने, 12% वार्षिक की दर है और उधार लिए। 2 सही 1/2 वर्ष के बाद, यानी 2.5 वर्ष के बाद उसने 12,000 रुपए और एक गाय देकर उधार चुका दिया। उसने उधार में पूरे पैसे नहीं दिए हैं, 12,000 रुपए के साथ एक गाय दे दी, मतलब ये और प्लस 12,000 रुपए। तो गाय का मूल्य बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे, मूलधन है 25,000, दर है 12%, समय है 2 सही 1/2 यानी 5/2 वर्ष। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद ब्याज निकालिए। सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, समय की जगह समय, बट्टे में 100। समय ये आपका आप देख रहे हैं 5/2 है, इसलिए बट्टे में 2 आया है। अब इसको आपको इसे हल करना है, ठीक है बच्चों। अब जब आप इसे हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हमारी 2 जीरो कट गई, 2 से ये 6 पे कट गया। अब ये ऊपर सबको गुणा कर लीजिए, 7500 रुपए ब्याज आ गया। कितना ब्याज आया, 7500 रुपए। तो उसे कितना पैसा वापस करना है, सोचिए जरा। वापस करना है, मिश्र धन कितना होगा, 32,500, यानी जोड़ दिया आपने, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया, 25,000 में 7,500, 32,500। 32,500 वापस करने हैं, 25,000 उधार लिए थे और वापस करने हैं 32,500, है ना। यानी गाय प्लस 12,000 मिलाकर बनना चाहिए 32,500। तो गाय का मूल्य ये हुआ कि 32,500 में से जो नगद पैसा दिया है 12,000 उसे घटा दीजिए, घटाने पर आया 20,500, यानी गाय का मूल्य कितना आया हमारा, 20,500 रुपए। इस प्रकार से हमने इसका मूल्य बच्चों निकाल लिया। आगे एक सवाल और हल करते हैं। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर जो कि हमें नहीं दी गई, यानी वार्षिक ब्याज की दर हमें नहीं दी गई, तो यहां पे हल करते हैं। माना अब मूलधन भी हमें नहीं पता, तो हमने मूलधन को मान लिया कि चलो 100 रुपए हमें मूलधन मान लिया। और समय कितना है बच्चों, 20 वर्ष, 20 साल का समय है।
और मिश्रधन कितना होना चाहिए? मूलधन का 4 गुना, यानी 4 गुना मूलधन। तो मूलधन 100 रुपए माना है हमने, तो यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 400 रुपए। अब बच्चों ब्याज क्या निकलेगी? मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, यानी ब्याज निकल गई आपकी 400 में से 100 घटाने पर 300 रुपए। अब ध्यान दीजिए 300, अब देखिए 100 रुपए पर 20 वर्ष का ब्याज कितना निकला? 300 रुपए। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 20 चला गया बटे में एक एक नियम से, और ये आपने काट दिया 15 पर, 15 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? 15%। क्योंकि 100 पर कितने रुपए देने को आ रहे हैं एक वर्ष में? एक वर्ष में, इसी को तो बोलते हैं दर। तो 15 यानी 15% की ब्याज दर। समझ में आया? इस प्रकार से हमें सवालों को बच्चों हल भी करना होता है। अब यहाँ व्यवहार गणित की बात करते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में बाहर जाते हैं, है ना, कुछ खरीदारी करने के लिए, तो कोई कॉपी पेन लेकर तो हिसाब करता नहीं है। जैसे ये दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप चुटकियों में उंगलियों पर ही हिसाब कर लेते हैं। इसी को बच्चों व्यवहार गणित कहते हैं, यानी कि दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग होने वाले सरलतम गणना को वो इतना सिंपल रूप से गणना कर लेते हैं कि मौखिक रूप से ही, यानी इसकी अधिकांश क्रियाएं कैसी होती हैं? मौखिक होती हैं, कि हमें कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को हम व्यवहार गणित कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राधा जी हैं, और ये राधा जी सलीम की दुकान पर गई सब्जी लेने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमने प्याज ले रखा है कि 4 किलो प्याज उन्होंने खरीदी, तो कितने रुपए की दर से? उन्होंने कहा 8 रुपए 75 पैसे, यानी इसको बोलते 8.25 रुपए की प्रति किलोग्राम की दर से उन्होंने खरीदा। तो राधा जी हिसाब लगाने लगी मनी मन कि अरे 4 किलो प्याज 8.75 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मुझे कितना मूल्य देना होगा। इतने में ही जो सलीम है वो बोले, अरे कब तक हिसाब जोड़ती रहेंगी, 35 रुपया दीजिए। तो अब राधा जी सोच में पड़ गई कि अरे इन्होंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ली। उन्होंने बोला राधा जी ने कि आपने इतनी जल्दी कैसे जोड़ा? तो उन्होंने बोला, अरे बहन जी देखिए 8 रुपए के भाव से सीधे, क्योंकि 8.75 है ना, तो ये इसको बाद में जोड़ेंगे वो, ठीक है, मतलब 8.75 में वो खाली पहले 8 रुपए को जोड़ रहे हैं कि 8 के भाव से 4 किलो का हुआ 32 रुपए। अब उसके बाद अब 50 पैसे, 75 को भी तोड़ लिया, 75 पैसे को भी तोड़ लिया 50 पैसे और 25 पैसे में, ठीक है, कि 25 पैसे के भाव से 4 किलो का हुआ 2 रुपया, और 25 पैसे के भाव से 4 किलो का कितना हुआ? 1 रुपया, क्योंकि 4 से भाग कर दीजिए इसको। अब सबको जोड़ लीजिए मैडम जी। तो उन्होंने कहा कितना हुआ? कुल हुआ हमारा 35 रुपया। तो वो उन्होंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि 4 किलोग्राम प्याज का जो मूल्य था वो 8.75 था। तो उन्होंने कैसे जोड़ा था? 4 रुपए के हिसाब से। अब देखो जैसे 4 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कितने रुपए हो गए? 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कि 1 किलोग्राम के हिसाब से निकाल लो पहले, 1 किलोग्राम के हिसाब से, फिर ये आप रुपए के हिसाब से निकाल लो कि 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 4 रुपए हुए, 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हो जाएंगे हमारे 32, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर इसको फिर तोड़ा आपने 50 में और 25 में, तो 0.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हमारा 2 रुपया हो गया, यानी 25 पैसे के हिसाब से हमारा 1 रुपया हो गया, और कुल टोटल कितना हुआ? इन सबको हमने जोड़ दिया और जोड़कर पाया कि हमें 35 रुपया यहाँ पर देना है ना? आसान। चलिए ऐसे अभी हमें बहुत सारे सवाल अभी हल करते हैं। तो वो एक और याद रखिए, व्यवहार गणित में जो क्रियाएं होती हैं मौखिक होती हैं, ज्यादातर बहुत तेजी से की जाती हैं, और इसमें किसी संख्या का आधा ऐसे वर्ड यूज करेंगे, 1/2 को बोलेंगे आधा, ये 1/4, तिहाई, 1 सही 1/2 यानी 1.5, 1 और आधा, 1 और आधा यानी 1.5, 2 और आधा यानी 2.5। तो इसको हम इसका तुरंत अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। अब अपेक्षित मान निकालने के लिए आप जो भी गणना है उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए और अंत में उसे जोड़ लीजिए,
तो सूत्र बन गया, छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए, अंत में उसे जोड़ लीजिए। यही हमारा व्यवहार गणित है। तो यहां पर अब देखिए व्यवहार गणित से अब 28.4 है और 99.5 है, इसका गुणा करना है व्यवहार गणित से। भाई हम भी तो सीखें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, 28.4, देखिए 99.5 ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 में से खाली 0.5 ही कम है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 100 से, तो हमें यही चीज ऑब्जर्व करनी है। 28.4 में 1 से गुणा करी तो 28.4। अब 100 से गुणा करी, क्योंकि 100 हम मान लेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे 2 स्थान आगे चला जाएगा दशमलव, तो 4 के आगे 0 एक स्थान खाली है, तो यहां 0 आ गया, 2840। इसके बाद अब आप इसको, क्योंकि 0.5 कम है तो 0.5 से गुणा कर लीजिए। 0.5 से गुणा तो आसान होगी ना 28.4 की, 0.5 से गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 142 और 2 के बाद दशमलव, यहां पर आपका यहां ऐसे आएगा, 2 के बाद दशमलव लगाना है तो यहां दशमलव लगेगा, तो 14.2। अब इसे घटा दीजिए, क्योंकि आपने इसे 100 पे माना है, इसे 0.5 पे माना है, इसे घटाना पड़ेगा तभी तो 99.5 आएगा। अब जब आपने इसको घटाया, जैसे कि हम देख रहे हैं साइड में हमने घटाकर दिखाया हुआ है, जब घटाया 2825.8 आ गया, 2825.8, तो यही इसका उत्तर है। तो हमने व्यवहार गणित से तोड़ लिया उसको, 100 और 100 से गुणा करी पहले, फिर 0.5 से गुणा करी और उसमें से फिर हमने इसे घटा दिया, माइनस कर दिया। इस प्रकार से करते हैं। एक और सवाल है, एक पाठशाला है, उसमें 175 मीटर दरी 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदी गई है और कुल दरी का व्यवहारिक गणित द्वारा मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी दोनों की गुणा होनी है, ठीक है। तो दोनों की गुणा होनी है, ये टेबल दोबारा से देखेंगे हम लोग। 1 मीटर दरी का मूल्य है 4.25। अब इसे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। 175 है ना बच्चों, तो इसको तोड़ लिया 175 को कैसे, 100, 50 और 25, ठीक है। अब 100 की दर से 100 से गुणा कर लिया, 50 की दर से फिर इसको 50 से गुणा कर लिया, इसी को 50 से गुणा कर लिया। उसके बाद 25 की दर से आपने इसको 25 से गुणा कर लिया, आ गया 106 और अंत में सबको इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। जब आपने जोड़ा आपको प्राप्त हुआ 743.75 रुपए। यही व्यवहार गणित से हमने इसका हल निकाल लिया है ना आसान। अब बच्चों मुद्रा के विषय में जानते हैं। पहले जमाने में आप जानते थे कि जो रुपए पैसे में ऐसे हिसाब नहीं होता था, तब जो मुद्रा के अलग अलग रूप थे, सिक्के चलते थे। फिर उसके बाद में ये कागज के ऊपर प्रिंट होकर आने लगी हमारी जो मुद्रा है। तो मुद्रा जब बहुत भारी भरकम सामान ले जाते थे, तो यदि आप उसके बदले में कोई सामान ले रहे हो तो आपके पास बहुत बोझा हो जाता था। इसलिए मुद्रा हमने ली जो प्रत्येक हर जगह जो चलेगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक होती है और ये प्रमाणित होती है, यानी कि हर जगह चलेगी। हर देश की अपनी अलग करेंसी, अलग मुद्रा होती है, इसके मूल्य में कोई अंतर नहीं होता। यानी अगर 50 रुपए एक मेरे पास नोट है, एक आपके पास 50 रुपए का नोट है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। मुद्रा का प्रारूप आसानी से तैयार नहीं कर सकते। हम आसानी से अगर तैयार कर लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, कोई भी करेंसी बना लेगा नकली, इसलिए आसानी से तैयार नहीं कर सकते। दूसरा ये है एक प्रारूप बिल का, तो ये भी आप जान लें मुद्रा और बिल के बारे में। ये बिल है, बिल या फिर इसे इनवॉइस भी कहते हैं। इसके अंदर आप देखते होंगे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें इनवॉइस या फिर बिल मिलता है। इसमें कंपनी का नाम होता है और आपने क्या क्या सामान खरीदा, इनका डिस्क्रिप्शन, कितना प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, और फिर बाद में टोटल करके क्या टैक्स है, सब कुछ यहाँ होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर भी होनी चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। यही आपका बिल कहलाता है। और कैश मेमो, जैसे कि आप नॉर्मल लेने जाते ही हैं, इसमें तारीख होती है, क्रम संख्या होती है, रजिस्ट्रेशन, विक्रेता का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, क्रेता का नाम, कौन बेच रहा है उसका नाम भी होगा, जैसे यहाँ पर नाम है, वस्तु की संख्या कितनी खरीदी है आपने, जैसे मैंने यहाँ सेलो ग्रीपर के कुछ पेन खरीदे हैं, रेट भी दिया है, 12 पेन खरीदे हैं, अमाउंट भी दे दिया यहाँ पर। छूट, कोई छूट है क्या, डिस्काउंट, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ 2% का डिस्काउंट है,
डिस्काउंट भी होता है, टैक्स भी होता है, जीएसटी यहां दे रहे हैं 6%, तो टैक्स भी यहां जोड़ा हुआ है, कितना आपने प्राप्त किया सब कुछ, और कैशियर के हस्ताक्षर भी यहां पर होते हैं। ये आपका कैश मेमो होता है। अब बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब उपभोक्ता किसी व्यक्ति या संस्था से एक निश्चित अवधि के लिए उधार लेता है और उसका उपयोग करने के बदले में जो धन अतिरिक्त कुछ देता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। और दो प्रकार होते हैं इसके, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग होने वाली सरलतम गणना की विधि को हम व्यवहार गणित कहते हैं। और इसमें क्या बताया था? छोटे छोटे भागों को तोड़कर अंत में जोड़ लेते हैं। और बाकी ये सूत्र हैं ब्याज के, और इससे और भी अन्य सूत्र निकले थे, वो भी हमने आपको कहा था कि इन्हें आपको याद कर लेना है। तो मुद्रा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और कैश मीमो और बिल के बारे में भी हमने जाना था। अब बच्चों, यहां पर कुछ सवाल दिए हैं आपको, जैसे कि एलिना है, बाग लगाना है उसे, तो वो उसने बैंक से लोन लिया है, तो उसके हिसाब का एक सवाल है। ऐसे ही एक कार का सवाल दे रखा है, व्यवहारिक गणित का सवाल है ये, कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जाती है, 13 लीटर में कितना जाएगी, तो गुणा होगा और इसको आप व्यवहार गणित के द्वारा इसे हल कीजिएगा। अब बच्चों, गृह कार्य में आप जो आपका अभ्यास है चैप्टर नंबर 12 वाणिज्य गणित का जो अभ्यास है जे और के, उसे हल करने का आप प्रयास करेंगे उदाहरण सहित। कोई दिक्कत आए तो आप अपने अध्यापक से पूछ भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और बहुत सी बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।